हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में दे रखे हैं वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब सीधा क्वेश्चंस जाने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। 4 से 5 मिनट में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का रिवीजन कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाएंगे तो शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चैप्टर, ये मेरे ही नोट्स हैं हिंदी में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने के लिए हमारे पास 3 तरीके के स्रोत हैं या 3 तरह की चीज़ें हैं। पहला है अप्राकृतिक स्रोत यानी आर्टिफिशियल सोर्सेस, जिसमें आ जाता है घनत्व यानी डेंसिटी, दबाव, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा। ये सब अप्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। दूसरे होते हैं प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेस, जो प्रकृति हमें खुद बताती है। जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, कहीं पे ज्वालामुखी फूटा तो जो भी चीज़ें अंदर से निकल के आएंगी तो वो चीज़ें एविडेंस के तौर पे हमें बताएंगी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या चीज़ें हैं। इसी में उल्का पिंडों का अध्ययन भी आता है, और सबसे ज़्यादा जो आज अध्ययन किया जा रहा है वो है भूकंप विज्ञान। तो सीस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान ये हमें सबसे अच्छा अभिज्ञान कराता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। इसी के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर भी हम कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी बनी थी, उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या थे। तो उस उत्पत्ति के सिद्धांतों के आधार पर बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से चट्टानें हैं, उन सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के स्रोत हो गए, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। अब इन्हीं सब स्रोतों के आधार पे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने के लिए। तो एक विद्वान था एडवर्ड स्वेस, ई स्वेस। उसने बोला कि पृथ्वी 3 हिस्सों में बटी होती है, शियाल सियाल में, शीमा में और नाइफे में। ये एडवर्ड स्वेस ने बताया है। सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको सियाल बोला था एडवर्ड स्वेस ने। सियाल का मतलब SiAl का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यानी ये जो सबसे बाहर की परत है पृथ्वी की वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की से निर्मित है। बीच की जो परत है पृथ्वी की वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जिसे हम सीमा कह रहे हैं, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से निर्मित है। और जो सबसे आंतरिक जो कोर है या जो पृथ्वी का सबसे आंतरिक सबसे अंदर की जो लेयर है उसे एडवर्ड स्वेस ने नीफे कहा था। नीफे का मतलब होता है निकिल और फेरस, निकिल और फेरस। इसी निकिल और फेरस के कारण आज पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये एडवर्ड स्वेस ने बोला है। ऐसे ही कुछ और विद्वान थे, दिल्ली ने भी पृथ्वी को आउटर जोन, इंटरमीडिएट जोन और सेंट्रल जोन में बांटा था। कुछ और मतों के अनुसार पृथ्वी को लिथोस्फीयर माना जाता है, यानी से पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो ठोस है, जो सॉलिड है, उसे लिथोस्फीयर कहा गया, जिसकी गहराई होती है लगभग 100 किलोमीटर की। ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा, अब इसी लिथोस्फीयर से जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है उसे पायरोस्फीयर कहा गया। इसकी गहराई लगभग 100 से 2900 किलोमीटर के बीच होती है, बसाल्टिक चट्टानें यहाँ पे। तीसरा और सबसे आंतरिक कोर वाला पोर्शन है, जो सबसे अंदर वाला पोर्शन, अंदर वाली जो लेयर है उसको बेरी स्पीयर कहा गया, जिसकी डेप्थ है आपकी 2900 से लेकर लगभग 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर, या जो पृथ्वी की केंद्र है वहाँ तक। तो ये अलग अलग मत दिए थे। लेकिन आज के समय पे जो सीस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान जितना ज़्यादा स्टडी किया गया उसके हिसाब से पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या निकल के, तो आज कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें आप कई सारी बुक्स में देखने को मिलेगा। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में वो है आपका अपर क्रस्ट, यानी आज के अनुसार ये अपर क्रस्ट है। यानी क्रस्ट दो होता है, एक ये पूरा क्रस्ट वाला पोर्शन है, एक बार बता दे रहे हैं। यानी पृथ्वी को आज के हिसाब से क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया है। और फिर तीनों के ही दो दो टुकड़े कर दिए गए, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है। तो इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिखाई जा रही है आज के समय पे। अब इन्हीं चीज़ों को, जैसे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन जो सॉलिड है, उन तीनों को मिला के कहा जाता है लिथोस्फीयर। यानी किसमें क्या क्या चीज़ें आ जा रही हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अब ऊपरी मेंटल जो सॉलिड है, जो पूरी तरीके से ठोस है, तो ये लिथोस्फीयर कहा जाएगा। लिथोस्फीयर के बाद आता है पायरोस्फीयर, जिसका 100 से लेके 2900 किलोमीटर के बीच में है। यानी ये पूरा मेंटल वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं पायरोस्फीयर, मेंटल को कहते हैं पायरोस्फीयर। इसके बाद जो आपका कोर वाला पोर्शन है, आउटर कोर और इनर कोर दोनों को मिला के इसको बोला जाता है बेरीस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरा, अब डेंसिटी के घनत्व के आधार पर किस किस प्रकार से घनत्व बढ़ता चला जा रहा है पृथ्वी के। जैसे अपर क्रस्ट का जो घनत्व होगा वो 2.9 होगा, और ऐसे ही नीचे की तरफ जैसे ही हम आएंगे, कोर की तरफ आएंगे, तो सबसे जो नीचे वाला कोर होगा वहाँ का घनत्व तो आपका 13.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यानी घनत्व बढ़ता चला जा रहा है क्रस्ट से लेके मेंटल आपकी कोर की तरफ।
तो यही जो क्रस्ट जो घनत्व बढ़ता है, उसी घनत्व बढ़ने की जो सीमा होती है, जैसे ये है ऊपरी क्रस्ट और ये है लोअर क्रस्ट, तो इनके बीच में सडनली आपका घनत्व या डेंसिटी बढ़ेगी। अब उस सीमा को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी ये अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में होगी। वैसे ही लोअर क्रस्ट से जैसे ही हम मेंटल की तरफ जाएंगे, पहला मेंटल जो ऊपरी मेंटल आएगा, लोअर क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो सीमा है उसको बोला जाता है मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी या मोहो डिसकंटिन्यूटी। ऐसे ही ऊपरी ऊपरी मेंटल लोअर मेंटल के बीच में आएगा रेपिटी, आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में आएगा गुटनबर्ग, और सबसे लास्ट में आएगा आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आएगा लेहेमन। लेहेमन। तो इसे याद करने के लिए आप CM RG L लुढ़क गए, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि CM RG लुढ़क गए। तो कोनार्ड, मोहोरोविसिक, रेपिटी, गुटनबर्ग या लेहमन, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं चीज़ों को। तो अब सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपने रिवीजन कर लिया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत आज के समय पे क्या है। ऑप्शन है प्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तन के। तो हमने बताया कि जो प्राकृतिक साधन है उसमें भूकंप विज्ञान आज के समय पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत माना जाता है, जो पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएगा। तो भूकंप विज्ञान या सीस्मोलॉजी सबसे अच्छा सोर्स है आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। दूसरा है सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। तो हम जानते हैं कि ये किसने किया है विभाजन, एडवर्ड स्वेस ने किया है। एडवर्ड स्वेस ने किया, तो करेक्ट आंसर एडवर्ड स्वेस रहेगा, जिसने सियाल यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम एल्युमिनियम, शीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे, इन तीन हिस्सों में पूरी पृथ्वी का आपका वर्गीकरण किया है। यानी सबसे ऊपर होगा जो क्रस्ट जिसे आज हम कह रहे हैं, उसमें सिलिकॉन एल्युमिनियम होगा, इसके बाद सीमा होगा जिसमें मेंटल बोलते हैं हम, और जो अंदर वाला पोर्शन है उससे निकेल और फेरस बोलेंगे, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति है यानी चुंबकीय फोर्स है। तो इस तरीके का जो वर्गीकरण किया है वो किया है एडवर्ड स्वेस ने। अगला तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। यानी ऊपर होगा धरातल, ये धरातल है, अब केंद्र की तरफ ये केंद्र है, इसकी तरफ क्या सही क्रम होगा, सीमा कहाँ पे होगा, सियाल कहाँ पे होगा, नीफे कहाँ पे होगा। तो हमने अभी देखा कि सियाल सबसे ऊपर होगा, सीमा बीच में होगा, और सबसे अंदर होगा आपका नीफे या निकेल या फेरस। तो ये क्रम सही होगा, यानी आपका जो क्रम यहाँ पे रहने वाला है, सियाल सबसे ऊपर, फिर उसके बाद सीमा और इसके बाद नीफे। 213 करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य कथन पूछा है। पहला है कि सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। यानी जो ऊपर वाला सियाल पोर्शन है इसमें कौन कौन सी चट्टानें होंगी, ग्रेनाइट और नीस। तो ये बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो ऊपरी क्रस्ट होता है या सियाल होता है उसमें ग्रेनाइट चट्टान मिलती है और नीस चट्टान मिलती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि सीमा का निर्माण मुख्यतः बसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से होता है। यानी जो दूसरी वाली जो आपका लेयर है उसमें कौन सी चट्टानें बताई जा रही हैं, बसाल्ट और गैब्रो। ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सीमा में बसाल्ट और गैब्रो चट्टानें होती हैं। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है। जो क्रोड है उसमें क्या है, निकेल और फेरस, यानी साफ साफ दिख रहा है निकेल Na हो गया, Fe का मतलब फेरस यानी लोहा हो गया, आयरन हो गया। तो ये बिल्कुल साफ साफ है कि क्रोड में निकेल और लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है, यानी तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। यानी जो भूपृष्ठ यानी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है पृथ्वी की, वहाँ पर किस परत में बसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। बसाल्ट चट्टानें कहाँ पे होती हैं, सियाल में, सीमा में, नीफे में। तो हमने अभी देखा है ऑप्शन बी में यहाँ पे कि जो सीमा है वहाँ पे बसाल्ट और गैब्रो जैसी चट्टानें होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी सीमा में बसाल्ट और गैब्रो चट्टानें होती हैं। जो सियाल है उसमें ग्रेनाइट और नीस चट्टानें होती हैं, जबकि नीफे है उसमें निकेल और आयरन होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा यानी आयरन होता है। तो ये आपने करेक्ट अभी देखा था, निफे में होता है ये। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया है। सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो एडवर्ड स्वेस ने किया है। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को 3 लेयर में बांटा था, सियाल, सीमा और नीफे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो अभी हम जानते हैं कि ऊपर से जो दूसरी परत है उसका नाम है सीमा, सबसे ऊपरी परत सियाल, दूसरी परत सीमा और तीसरी परत है आपका नीफे। तो ये 3 प्रकार से चट्टानों का, 3 प्रकार से लेयर का वर्गीकरण है। अगला है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, किसकी वजह से है चुंबकीय पदार्थ। तो हमने पढ़ा है कि निकेल और आयरन की वजह से चुंबकीय पदार्थ है।
अगला है सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। उनके विभाजन में क्या नहीं है? एडवर्ड सुएज ने जो विभाजन किया था उसमें क्या है? सियाल है, सीमा है और नीफे है। अब क्या नहीं है? तो सियाल, सीमा, नीफे है, लेकिन सब स्टेटम लेयर नहीं है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 11वां, स्थल मंडल का तात्पर्य है। स्थल मंडल कैसे बोलते हैं? लिथोस्फीयर को बोलते हैं। लिथोस्फीयर के बाद क्या आता है? आपका पायरोस्फीयर आता है। पायरोस्फीयर के बाद क्या आता है? बेरी स्फीयर आता है। तो इसी तरीके से लेयर में बटा हुआ है पूरी पृथ्वी। ऊपर वाली जो परत है वो सॉलिड है, वो लिथोस्फीयर। पायरोस्फीयर यानी मेंटल को बोलते हैं, और बेरी स्फीयर कोर को बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं। तो यहाँ पे स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है, पृथ्वी की बाहरी पपड़ी है। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। यानी जो लिथोस्फीयर होता है उसमें लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी पोर्शन आ जाता है, यानी अपर मेंटल आ जाता है। अपर मेंटल का भी ऊपरी हिस्सा जो सॉलिड है। तो ये तीनों चीज़ें आपका लिथोस्फीयर में आ जाती हैं। पृथ्वी की जो बाहरी पपड़ी है, जो सॉलिड है, पूरी तरीके से ठोस है, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। अगला है स्थल मंडल की मोटाई, यानी जो लिथोस्फीयर है उसकी मोटाई भूकंपी तरंगों के आधार पर कितनी है? तो भूकंपी तरंगों के आधार पर इसकी मोटाई 100 किलोमीटर मानी गई है। अगला है निम्नलिखित में से किस परत को बेरोस्फीयर कहा जाता है? बेरीस्फीयर कहा जाता है। तो अभी हमने देखा कि लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी जो लेयर है पृथ्वी की, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और साथ में मेंटल का ठोस जो पार्ट है ऊपर वाला वो आ जाता है। इसके बाद बाकी बचा हुआ जितना मेंटल है वो पायरोस्फीयर होता है, उसको पायरोस्फीयर कहते हैं। और मेंटल के नीचे कोर होती है, उसको बेरी स्फीयर कहते हैं, बेरी स्फीयर कहते हैं। तो ये आपने जाने लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरी स्फीयर। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है, जिसमें क्रोड या कोर है। अगला है धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? यानी अगर हम खुदाई करें पृथ्वी की ऊपर सरफेस से नीचे की तरफ, तो कितने गहराई पर कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, ये आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। जैसे ही आप पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की खुदाई करेंगे, तो अगर ऊपर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो नीचे 16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा पर 32 मीटर। इसी हिसाब से अगर नीचे बहुत कोण तक पहुंचेंगे तो लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। बट ये पूरा सही नहीं है, ये अर्ध सत्य है। यानी शुरुआत में तो इसी दर से बढ़ेगा टेम्परेचर, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बट नीचे जाते जाते ये जो रेट है ये घटती चली जाएगी। फिर इस हिसाब से नहीं घटेगा, इससे कम घटेगा, या इससे कम टेम्परेचर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यानी अभी हमने देखा कि एडवर्ड सुएस ने जो क्लासिफिकेशन किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, वो सियाल, सीमा और नीफे में किया था। जबकि ऐसा कौन सा आपका जियोलॉजिस्ट है जिसने ये डिवीजन, पृथ्वी का डिवीजन क्रस्ट, मेंटल और कोर में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ग्रांट। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर में किया है ग्रांट ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गलत कथन पूछा है। तो पहला ऑप्शन है कि जो भूपटल है, यानी जो क्रस्ट है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी लेयर है, क्रस्ट है, उसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर होती है। तो ये बिल्कुल सही है, उसकी औसत मोटाई कितनी होती है? 33 किलोमीटर होती है। अगला है महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे आपका जैसे पृथ्वी के ऊपर सरफेस पे आप देखेंगे ऊपर से, तो कहीं पे माउंटेन्स दिखेंगे, कहीं पे पठार दिखेगा, कहीं पे प्लेन एरिया दिखेगा, और कहीं पे गड्ढा होगा जिसमें पानी भरा हुआ है, वो ओशियंस यानी महासागर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये पूरा क्रस्ट का पोर्शन है, ये पूरा क्रस्ट है, ऊपर की भूपटल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो महाद्वीपीय भाग है, यानी जो ऑप्शन बी है कि महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, यानी ये पूरा पोर्शन क्या है? महाद्वीप का है। इसमें माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, तो ये महाद्वीप हो गया। अब इसकी जो चौड़ाई है वो कुछ ज़्यादा होगी, यानी जो D1 यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसकी चौड़ाई यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रही है। जबकि जो ओशियंस के नीचे है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, यानी ये ओशियंस है। अब इस ओशियंस के नीचे जो चौड़ाई है वो ये इतनी है, तो ओशियंस के नीचे की चौड़ाई, जो क्रस्ट की चौड़ाई है वो कम होगी, जबकि महाद्वीप की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है? महाद्वीपीय भाग में भूतल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में छिछला है। तो ये भी सही हो गया, पहला वाला सही था कि उसकी
औसत जो मोटाई होती है वो 33 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय भाग में ज़्यादा होती है, महासागरीय भाग में कम होती है। तो दोनों ऑप्शन अभी सही हैं। तीसरा पढ़ते हैं। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है। जो महाद्वीपीय जो ये आपका ये जो महाद्वीप का प्लेट है, ये किससे बनी होती है? मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है, ये भी सही है। और जो महासागर की जो नीचे वाला टुकड़ा था, ये बसाल्ट चट्टानों से निर्मित होता है। तो ऑप्शन सी भी सही है, बी सही है, ए सही है। चौथा ऑप्शन है महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व तो अधिक होता है। ये पूछा कि जो महासागरीय भूपटल है उसकी तुलना में, यानी ये इस वाली की तुलना में यहाँ पे जो जितना भी मिट्टी है उसका घनत्व ज़्यादा होगा। ये गलत है। यहाँ की जो भी मिट्टी होगी, यानी जो महासागर के नीचे की मिट्टी होगी, यहाँ पे जो भूपटल है उसका घनत्व ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में, यहाँ की आपका जो भूपटल है उसके कंपेयर में। तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है? तो महासागरीय सतह जो होती हैं वो अभी मैंने बताया कि बसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती हैं, जबकि महाद्वीपीय जो सतह होता है वो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है। अगला है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होता है, ये बिल्कुल सही है। जो जो ऊपर का जो क्रस्ट है उसकी औसत गहराई हमने देखी वो 33 किलोमीटर थी। अब 33 से लेके 2900 तक बीच में मेंटल आ जाता है, और 2900 से लेके 6371 किलोमीटर तक आपका कोर आ जाता है। तो इस तरीके से वर्गीकरण है पूरे अर्थ का। तो यहाँ पे है, इसकी गहराई 35 किलोमीटर, यानी मेंटल के बीच वाले पोर्शन की बात हो रही है। मैं 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, प्लास्टिक मीन्स ये सेमी मॉल्टन स्टेट में है, यानी पिघली हुई अवस्था में, तो ये गलत है। मेंटल का ऊपरी भाग पिघला, पूरा पिघला नहीं होता है, वो आपका ठोस भी होता है, जिससे लिथोस्फीयर में भी आता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, नहीं बी गलत हो गया। चलो बाकी दो भी क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन है, पृथ्वी के आयतन का 83.5%, यानी पृथ्वी में जितना भी आयतन है उसका 83.5%, एवं द्रव्यमान जितना भी पृथ्वी का वजन है, द्रव्यमान है, उसका 67.8% भाग मेंटल है। तो ये भी सही है, यानी इतना पोर्शन केवल मेंटल का है, यानी पृथ्वी का जितना भी द्रव्यमान है उसका 67.8% मेंटल में ही है, और पृथ्वी में जितना भी आयतन है उसका 83.5% मेंटल में ही है। तो ऑप्शन सी सही है, ए सही है, बी गलत था। डी देखते हैं, इसका घनत्व 3 से लेके 5.5 तक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन पूछा था तो बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल में सम्मिलित है। स्थल मंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अभी हमने काफ़ी पहले बता चुके हैं कि स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में ऊपरी भूपटल आता है, ऊपरी क्रस्ट आती है, निचला भूपटल आता है, यानी निचला क्रस्ट आता है, और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग आता है। तो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे। अगला है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? यानी जो स्थल मंडल होता है, सबसे ऊपर लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर से नीचे आपका पायरोस्फीयर होता है, मेंटल वाला पोर्शन होता है, और सबसे नीचे होता है बेरीस्फीयर, यानी कोर वाला पोर्शन होता है। लिथोस्फीयर लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होता है, यानी क्रस्ट पूरा घेर लेता है। पायरोस्फीयर में आपका मेंटल आ जाता है, ये आपका 130 से लेके आपका 2900 किलोमीटर तक होता है, और 2900 से 6371 तक होता है बेरीस्फीयर, यानी कोर वाला पोर्शन आ जाता है। तो स्थल मंडल का जो विस्तार है, सॉरी, इसका जो विस्तार रहेगा वो 100 किलोमीटर तक रहेगा, क्योंकि क्रस्ट पूरा 30 किलोमीटर तक का क्रस्ट हो गया, और इसके बाद मेंटल का भी ऊपरी ठोस पार्ट आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 100 किलोमीटर। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो ये मेंटल को ही कहा जाता है, सारे ज्वालामुखी, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? आपका पिघली हुई अवस्था में चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो आपकी रेडियो एक्टिव चट्टानें हैं जिनसे पिघली अवस्था में आपका मैग्मा देखने को मिलता है यहाँ पे, तो इसी वजह से इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक है। अगला है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो मेंटल हमने पढ़ा है कि ऊपर वाला जो सियाल पोर्शन होता है वो क्रस्ट है, नीचे वाला सीमा होता है वो मेंटल है, और जो नीफे है निकेल और फेरस जिसमें होता है वो कोर है। तो यहाँ पे मेंटल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि लगभग 67.8% या 68% जो आपका द्रव्यमान है पृथ्वी का वो मेंटल में ही पाया जाता है। अगला है, मोह असंबंधता। हमने अभी पढ़ा था मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी, तो वही है मोह असंबंधता, किसके बीच में होता है? तो ये होता है क्रस्ट और मेंटल के बीच में। एक बार फिर से याद कर लेते हैं।
तो हमने पढ़ा था CMRG लुढ़क गए, तो ये थी डिसकंटिन्यूटी। एक बार लिख देते हैं, CMRG लुढ़क गए। सी था यानी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी यानी कोनार्ड असंबंधता थी ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, यानी क्रस्ट क्रस्ट के बीच में ही है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद आता है मोहरोवेसिक, मोहरोवेसिक या मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं इसे क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ठीक है, इसके बाद आता है रैपिटी। रैपिटी है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, यानी मेंटल मेंटल के बीच में है रैपिटी। इसके बाद आता है गुटनबर्ग, ये आ जा सॉरी ये था यहाँ पे अपर मेंटल लोअर मेंटल। इसके बाद आता है गुटनबर्ग, ये आ जाएगा लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में, इसको कह सकते हैं मेंटल और कोर के बीच में, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसके सबसे लास्ट में आता है लेहमन। लेहमन का मतलब है ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये होगी आपकी अपर कोर और इनर कोर के बीच में या लोअर कोर के बीच में, यानी क्रोर क्रोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी रहेगी वो लेहमन रहेगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पहला यहाँ पे जो ऑप्शन सही रहेगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल या क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक पार्ट है, कोर है, वहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा रहेगी। तो हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे निकेल और फेरस ज़्यादा रहेगा, यानी लोहा और निकेल ज़्यादा होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होते हैं, जो महाद्वीप होते हैं ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, महाद्वीप ग्रेनाइट से बने होते हैं, जबकि महासागर की जो चट्टानें होती हैं वो बसाल्ट से बनी होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी वही है कि महासागरीय बेसिन में बसाल्ट चट्टान होती हैं, ये भी सही है, पहला भी सही था। सी है कोर की बेरीस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जो कोर है उसको बेरीस्फीयर कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है ऑप्शन डी पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे आयतन होगा 83.5% और जो आपका द्रव्यमान होगा वो होगा 68%, तो इतना पाया जाता है, ये उल्टा हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन तीनों पहले वाले सही थे और डी गलत है। अगला क्वेश्चन है भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है, यानी जो जमीन के नीचे टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा क्यों है, क्यों वहाँ की चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है दबाव। पहला है चट्टानों का दबाव, जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे एक के ऊपर एक चट्टान रखी हुई है तो उससे प्रेशर पड़ रहा है, उससे आपकी चट्टानें पिघल जा रही हैं, यानी पहला है प्रेशर की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है नीचे, और दूसरा है रेडियो सक्रिय पदार्थ मिलते हैं, यानी ज़मीन के नीचे रेडियो एक्टिव मिनरल्स से रेडियो एक्टिव चट्टानें मिलती हैं जो आपस में ही रेडियो एक्टिविटी के कारण गर्म होती रहती हैं और टेम्परेचर बढ़ता रहता है, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, उपयुक्त दोनों। अगला है गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या होगा। यानी जो गहराई में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों, यहाँ पे केवल महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतें पूछी जा रही हैं, तो उनका सही क्रम क्या रहेगा। तो जो महाद्वीपीय भूपटल रहेंगी वो सबसे पहले जो ऊपर वाली रहेगी वो परतदार लेयर होगी, जो नदियों ने छोटे छोटे सेडिमेंट्स करके डिपॉजिट कर दी और वहाँ लेयर बाई लेयर आपकी मिट्टी जमती रही, तो सबसे ऊपर जो चट्टानें रहेंगी वो परतदार चट्टानें होंगी। इनके बाद आएगी ग्रेनाइट चट्टान और फिर सबसे नीचे होगी बसाल्ट की चट्टान। बसाल्ट की चट्टान या पेरेंट रॉक जो होगी वो बसाल्ट की चट्टान होगी, उससे ऊपर ग्रेनाइट की चट्टान है, उससे ऊपर परतदार चट्टान है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, भूपर्पटी की बात हो रही है, क्रस्ट की बात हो रही है, तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आयरन या लोहा। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के बाद आयरन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्रम रहेगा। ये सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं भूपर्पटी यानी क्रस्ट पर। अगला है पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन पाया जाएगा, एल्युमिनियम पाया जाएगा। ठीक है, अगला है धरातल से मोहो डिसकंटिन्यूटी की गहराई लगभग कितनी है, यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी जो मोहो असंबंधता है वो किन दो के बीच पाई जाती है। तो हमने अभी देखा कि मोहो डिसकंटिन्यूटी आपका लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होती है, लोअर क्रस्ट अपर मेंटल या क्रस्ट या मेंटल के बीच में होती है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में कितनी गहराई पे होता है, मेंटल स्टार्ट हो जाता है तो 30 किलोमीटर की गहराई पे, क्रस्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर की गहराई पे आपको मोहो असंबंधता देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल, जिसे हिंदी में प्रवार कहा जाता है, के नीचे क्रोड होता है यानी कोर होता है, निम्नलिखित में से किस एक से बना है? यानी जो क्रोड है वो किस चीज़ से बना होता है? तो क्रोड में हमने जाना है कि निकेल और एफी यानी आयरन होता है। तो यहाँ पे निकेल नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, लोहा होता है। यानी क्रोड में क्या होता है? लोहा होता है। अगला है बलन क्रिया किसका परिणाम है? यानी जो फोल्ड फोल्ड बनता है, बलित पर्वत बनते हैं, वो किस चीज़ की वजह से बनते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे है पर्वत निर्माणकारी बल के कारण। यानी एक आपकी प्लेट भू जो प्लेट टेक्टोनिक्स की एक प्लेट ये है, एक प्लेट दूसरी तरफ है, ये दोनों आमने सामने की तरफ आ रहे हैं, तो जो भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, और इसी टक्कर के कारण नीचे जाते जाते ये टक्कर देगी इसको, तो यहाँ की जो मिट्टी है, दूसरी वाली प्लेट की जो मिट्टी है, वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, और एक पर्वतों का निर्माण होगा, जिसके एग्जाम्पल हैं हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, रॉकीज, एंडीज पर्वत। तो ये सारे बहुत सारे पर्वत हैं जो बलित क्रिया के द्वारा निर्माण हुए हैं, यानी फोल्डिंग के कारण बने हैं। तो बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल के परिणाम है। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? यानी कौन सी ऐसी परत है जो मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी है? यानी CSI और मिश्रित धातु, तो इससे कौन सी परत? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याल या HIAL, यानी ऊपर वाली प्लेयर। ये मिश्रित धातु और सिलिकॉन से बनी है। अगला क्वेश्चन है 35, गुटनबर्ग असंबंधता, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में है? तो अभी हम बता चुके हैं, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किन के बीच में रहेगी? ये मेंटल और कोर के बीच में रहेगी। सबसे नीचे आता है यानी हमें याद कराया था हमने आपको, CMRG लुढ़क गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी है सबसे लास्ट वाला, वो है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, वो है आपका मेंटल और कोर, यानी मेंटल और कोर के बीच में होता है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है और नई चीज़ों का निर्माण करती है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाती है। ठीक है, ये इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स, हिंदी में पटल विरूपण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो इस तरीके से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा, उसमें हम महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने हैं आज तक, उन सबको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स, जय हिंद।